हेलो टू एवरीवन, सभी को नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि मैंने आपसे कल जो मेरा वीडियो आया था, मैंने उस पर आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं मेरे पास, जेन्युइन कॉपी, मतलब जो एक एमसीक्यू की बुक होती है वो नहीं, एक जेन्युइन कॉपी जो मेरे पास है पेपर्स की, वो मैं आपको प्रोवाइड करता चला जाऊंगा। तो जैसे कि मैंने अपना प्रॉमिस किया था, तो मैंने आज पेपर जो मैंने कल आपको उत्तराखंड का दिखाया था, आज आपको मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में वो पेपर मिल जाएगा। आप उसको एज अ पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं इसी तरीके से डे बाय डे आपको सारे पेपर्स, जितनी मेरे पास अवेलेबिलिटी है जेन्युइन पेपर्स, वो सारे आपको पहुंचाता रहूँगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। कृपया आप लोग इसको कंटिन्यूअस देखिएगा, स्किप मत करिएगा। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि शायद शब्द का प्रयोग करूंगा, शायद किसी को इसकी जानकारी ना हो या ना हो पाई हो किसी कारण से। ठीक है, टॉपिक हमारा है आज जो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन इसके कॉन्सेप्ट उतने आसान है नहीं। जैसे कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर। तो जनरली हम ये जानते हैं कि जब भी कोई घटना हमारे समाज में, हमारे घर में, कहीं भी ऐसी घटना होती है तो हम सबसे पहले कॉल मिलाते हैं पुलिस को। ठीक है, हम पुलिस स्टेशन कॉल करते हैं। तो क्या जो आप कॉल करते हैं, क्या वो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में जाता है? तो इसका जवाब बिल्कुल गलत है। जो आप कॉल करते हैं वो पुलिस कंट्रोल रूम में जाता है, जिसे कहते हैं पीसीआर। अब यहाँ पर जब बात पीसीआर की आ गई है तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आप बाई फ़ोन, यदि आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन नहीं गए हैं, आप अपने घर पर रहते हुए आपने एक कॉल मिलाई है और वो कॉल आपने मिलाई है पुलिस कंट्रोल रूम को। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसको हम सभी जानते होंगे कि एक होती है आपकी पीसीआर वैन। ठीक है, मैं आपको बताते चलूं कि ये जो पीसीआर वैन होती है ये किसी भी जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन से अटैच नहीं होती है। ठीक है, मतलब ये किसी भी पुलिस स्टेशन से अटैच नहीं होती है। इसका काम होता है कि ये जो है एक आपका गश्त पे होती है। ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन पुलिस कंट्रोल रूम को मिलती है, पुलिस कंट्रोल रूम उस इंफॉर्मेशन को इस पीसीआर वैन को ट्रांसमिट करती है। इसमें भी पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं और वो तत्काल, जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली, वो तत्काल उस स्पॉट पर पहुंचते हैं जहां से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, तो ये पीसीआर वैन होती है और ये क्या होती है? नॉन जुरिस्डिक्शनल, इसका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये किसी भी थाने से अटैच नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे कि पीसीआर वैन, मैं आपको पीसीआर वैन से इसलिए लेकर चल रहा हूं क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, सब कुछ कंक्लूड होता है। ठीक है, इसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि जहां भी जानकारी मिल गई, जैसे मान लो कि किसी ने भी कॉल कर दिया पुलिस कंट्रोल रूम में कि सर 2 लोगों के बीच में मारपीट हो गई है, कृपया करके आप जल्दी से यहां पर आ जाएं। तो यहां पर उनका ये काम नहीं है, पुलिस कंट्रोल रूम का काम ये नहीं है कि वो आपसे वहां पर एविडेंस मांगे या आपसे वो इस कंफर्मेशन की चाहत रखे कि ऑफेंस कैसा है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। नो, ये काम उनका नहीं है। केवल उनका काम इतना है कि आपने उनको इन्फॉर्मेशन दी, वो तुरंत उस इन्फॉर्मेशन को पीसीआर वैन जो वहां पर गश्त पे है उसको ट्रांसमिट करे और पीसीआर वैन वहां पर पहुंचे। ठीक है, तो ये नॉन जुरिस्डिक्शनल होती, किसी भी थाने से ये अटैच आपकी नहीं होती है, पहली चीज। अब उसके बाद पीसीआर वैन आपकी स्पॉट पे आ गई। सपोज स्पॉट पे जो ऑफेंस हुआ था वो हुआ था आपका हर्ट का। ठीक है, अब यहां पर जब पीसीआर वैन पहुंची तो पीसीआर वैन वहां पर उस व्यक्ति से, जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, वो वहां पर उन लोगों से स्टेटमेंट दर्ज करवाती है, स्टेटमेंट दर्ज करती है। जो भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलाई थी, पुलिस कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया था, तो पूछती है कि किसने इन्फॉर्मेशन दी थी, किसने कॉल किया था। तो वो व्यक्ति सामने आता है और फिर उस व्यक्ति का स्पॉट पर पहुंचने पे वो उस विटनेस से, भाई विटनेस ही तो हुआ, जिसने कॉल करी, उसने अपनी आंखों से देखा है, उसने सुना है कि 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, देखा है तो उसने कॉल कर दिया कि कहीं ये ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि इसका लेवल लड़ाई का बढ़ ना जाए और किसी की यहाँ पर किसी का मर्डर या कोई बड़ा ऑफेंस क्रिएट ना हो जाए। ठीक है, तो वो विटनेस से मिलते हैं। विटनेस ऑब्लिक आप पर्सन भी कर सकते हो, इन्फॉर्मेंट भी कर सकते हो आप। ठीक है, इन्फॉर्मेंट,
और उसका स्टेटमेंट दर्ज करती है, स्टेटमेंट दर्ज करते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो स्टेटमेंट दर्ज हो रहा है ये आपका, अगर आप सीआरपीसी की बात करें तो सेक्शन 161 को हिट करता है। सेक्शन 161 क्या था हमारा? वो स्टेटमेंट जो पुलिस अगर चाहे, जिस व्यक्ति का उसने बयान लिया है, जिस व्यक्ति से पुलिस ने पूछताछ करी है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, वो उसको नोट डाउन कर सकती है यदि वो चाहे तो। वैसे तो पुलिस बहुत लोगों का स्टेटमेंट वहां पर लेती है, बहुत लोगों से बातचीत करती है, लेकिन क्या ये आवश्यक है कि जिससे भी बातचीत करे उसका स्टेटमेंट वो इन रिटन दर्ज कर ही ले 161 के बयान के तौर पे? तो बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे ही पीसीआर वैन को कॉल हुई, पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल हुई, मैं यहाँ पे पुलिस कंट्रोल रूम लिख देता हूँ, पुलिस कंट्रोल रूम ने वो पीसीआर को ट्रांसमिट की इन्फॉर्मेशन, पुलिस पीसीआर वैन स्पॉट पे पहुंची और वहां पर इन्फॉर्मेंट जिसने शिकायत दर्ज करी थी उसका स्टेटमेंट यहां पर दर्ज किया, और वो स्टेटमेंट 161 में कवर होता है। मतलब उस स्टेटमेंट पर किसी प्रकार का कोई साइन नहीं होता है, ठीक है, और उस स्टेटमेंट की कॉपी एक कॉपी इन्फॉर्मेंट को, ठीक है, एक कॉपी इन्फॉर्मेंट को जिसने की वो इंफॉर्मेशन दी है उसको, और एक कॉपी जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन को भेज दी जाती है। मतलब एक कॉपी जिसने इंफॉर्मेशन दी उसको, उस स्टेटमेंट की, और एक कॉपी जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन की। अब मैं आपको यहां बताते चलूं कि जो स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर ने या पुलिस ऑफिशियल्स ने नोट करी है वहां पर स्पॉट पे, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी। वो इंफॉर्मेशन आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी, उसका एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। तो जो स्टेटमेंट, जो इंफॉर्मेशन दी गई थी यहां पर, जो इंफॉर्मेशन दी गई थी, इस इंफॉर्मेशन को अगर हम एक नाम देंगे तो ये इंफॉर्मेशन दी गई, इसे आप क्या, इसे आप एफआईआर नहीं मानेंगे, इसे आप एफआईआर नहीं मानेंगे। इसने एक इंफॉर्मेशन दी, पीसीआर को दी, पीसीआर वैन आई, स्पॉट पे इंफॉर्मेंट किया और स्टेटमेंट दर्ज किया, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को आप एफआईआर नहीं मानोगे, इसे आप क्या मानोगे? इसे मानोगे आप, इसका एक नाम होता है, इसे कहते हैं रुक्का, ठीक है। इस रुक्के की कॉपी एक उस व्यक्ति को जिसने इंफॉर्मेशन दी थी, मतलब कंप्लेनेंट को, और एक कॉपी जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन को, जिस भी थाने के अंतर्गत वो जगह आती होगी वहां के पुलिस थाने को एक कॉपी वहां पर चली जाएगी, ठीक है। अब वहां पर जब पुलिस स्टेशन में वो कॉपी पहुंच गई तो अपने आप एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती है। उस इंफॉर्मेंट को प्राइमा फेसाई पीसीआर वहां पर आई, मैटर को थोड़ा बहुत शांत कराया, उन दोनों लोगों को अलग अलग कराया और स्टेटमेंट लिखकर एक कॉपी इनको और एक कॉपी उनको प्रोवाइड कर दी। अब जिस व्यक्ति को कॉपी दी गई है उस व्यक्ति का काम है कि वो उस जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन पर जाए और वहां पर एफआईआर दर्ज कराए, ठीक है। एफआईआर अपने आप दर्ज नहीं हो जाएगी कि एक कॉपी पुलिस जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन को भेज दी गई और अपने आप एफआईआर दर्ज हो गई, नहीं। उनका काम है केवल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना। एक कॉपी आपको दे दी है, एक कॉपी थाने पर भेज दी है, अब आप जाइए थाने पे और अपनी इंफॉर्मेशन आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन एफआईआर आप दर्ज कराओ, ठीक है। तो ये हो गई पीसीआर। तो ये जो स्टेटमेंट दर्ज की है पुलिस ऑफिशियल ने, उसे आप एफआईआर नहीं कहेंगे, उसे आप कहेंगे रुक्का, RUCCA, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या इंफॉर्मेशन जो आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन जो फ्यूचर ऑफेंस से जुड़ी हुई दी जा रही है, क्या उसको भी आप सेक्शन 173 या अगर आप सीआरपीसी की बात करें सेक्शन 154 में आप दर्ज करेंगे? मतलब मैं कहूं कि कोई व्यक्ति ऑफेंस करने ही वाला है, कोई व्यक्ति मर्डर करने ही वाला है, कोई व्यक्ति बॉम्ब ब्लास्ट करने ही वाला है, कोई व्यक्ति किसी प्रकार की डकैती डालने ही वाला है, समूह, ग्रुप का समूह, ठीक है, डकैती डालने ही वाले हैं 5 या 5 से ज़्यादा लोग, ठीक है, या 4 लोग लूट करने वाले, कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाले हैं, तो क्या उसकी भी एफआईआर हम पहले दर्ज कर लेंगे? भले ही वो होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, तो क्या उसकी एफआईआर हम 173 में दर्ज करेंगे? मतलब वो इंफॉर्मेशन को क्या हम एज एन एफआईआर दर्ज करेंगे? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये पुलिस का काम है। पुलिस के 2 काम है, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव मतलब अपराध को होने से बचाना, प्यूनिटिव मतलब अपराध होने के बाद
क्या, अपराध होने के बाद अपराधियों को पकड़ना और उनको पनिशमेंट तक पहुंचाना, ठीक है, जो कि कोर्ट पहुंचाती है। पुलिस का काम है केवल अरेस्ट करना और अभियुक्त को सामने लाना, कलेक्शन ऑफ एविडेंस करना, कोर्ट के सामने रखना, बाकी ट्रायल कोर्ट करती है। और उनको उनके अगर उनको पनिश करना है तो पनिश, अगर उनको बरी करना है तो बरी, जो भी वो कोर्ट के ऊपर होता है एज पर द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, जो भी ट्रायल का रिजल्ट आता है, ठीक है। तो यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन यदि किसी व्यक्ति को ऐसी मिलती है कि कोई व्यक्ति कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है, तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड होगी, जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो गया है, मर्डर कमिट हो गया है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आप करते थे दर्ज 173 सबसेक्शन 1 में, मतलब ऑफेंस होने के बाद। यदि ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस होने से पहले आपको इंफॉर्मेशन दर्ज करनी है कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने की, जिसे कहते हैं प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, तो वो इंफॉर्मेशन पुलिस दर्ज करती थी सेक्शन 160, जो दर्ज करेगी वो करेगी आपका सेक्शन 169 ऑफ BNSS में। और यदि आवश्यकता लगती है, इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है, उस व्यक्ति को अरेस्ट करने की आवश्यकता बहुत अति आवश्यक है, तो तत्काल उसका सेक्शन 170 ऑफ BNSS में अरेस्ट हो जाएगा। तो आप लोग एक चीज तो बिल्कुल क्लियर रखिए कि FIR जो दर्ज होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 1, ये ऑफेंस कमिट होने के बाद, और अगर प्रिवेंटिव एक्शन लेना है पुलिस को कॉग्निजेबल ऑफेंस होने से पहले ही इंफॉर्मेशन मिल गई है, अपराध की डिजाइन के बारे में पता चल गया है कि ऐसा ऐसा अपराध होने ही वाला है, तो तत्काल उसकी इंफॉर्मेशन सेक्शन 169 BNSS के तहत रजिस्टर्ड करी जाएगी और जरूरत पड़ने पर इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है, तत्काल उसको अरेस्ट करना जरूरी है। तो सेक्शन 170 में उस व्यक्ति को 170 ऑफ BNSS में उस व्यक्ति को अरेस्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। अब यहां तक तो बात आ गई। तो अब बात मैं ये भी करता हूं कि आप ये बताओ कि FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आप दर्ज किस किस माध्यम से करा सकते हैं। तो बहुत सीधा सा जवाब है कि आप FIR का आप बाय ओरली, बाय इन रिटन फॉर्म और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जैसे कि अब ऐड हुआ है न्यू, ठीक है। तो FIR आप ओरली दर्ज कराओगे तो आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा, जो भी आप बीती है आपको वो स्टेशन राइटर को बतानी होगी। स्टेशन राइटर हेड कांस्टेबल को बोलते हैं, जो कि आपका पुलिस एक्ट में बताया गया है। ऑफिसर इंचार्ज दर्ज करते हैं या उनके डायरेक्शन पे आपके हेड कांस्टेबल, जैसे स्टेशन राइटर कहा जाता है, वो भी दर्ज करते हैं FIR, ठीक है। तो अब वो आपकी FIR आप ओरली कह रहे हैं तो वो उसे लिखित फॉर्म में जैसा जैसा आए एक एक शब्द जो आप बोलोगे उसी को वो लिखेंगे, ठीक है। वो उसे लिखते हैं किसमें, FIR डायरी में, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज है कि आपने लिख के, आपने FIR लिखित माध्यम से दी है, आप लिख के लाए हो और आपने दे दी है, तो वो उसको भी लिखित फॉर्म में FIR डायरी में दर्ज करेंगे। और तीसरा जो माध्यम है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। यदि आप अपने घर में, आपके घर में चोरी होने वाली है या आपके घर में चोरी हो रही है, आपने कैमरा लगा रखा है और आपको पता है कि आपके घर में चोर घुसे, आपने पुलिस को कॉल किया कि सर मेरे घर में चोर घुसे हैं और चोरी कर ली है, अभी अभी वो भाग रहे हैं, तो आपने इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो आप कह रहे हैं सर मेरी आप FIR करिए, आप मेरी FIR दर्ज करो थेफ्ट की, ठीक है, मैं अभी बहुत दूर हूं अपने घर से, मैं पुलिस स्टेशन नहीं आ सकता, कृपया करके आप मेरी FIR दर्ज करें। तो उसे इलेक्ट्रॉनिक मींस से FIR दर्ज होना माना जाता है और उसमें 3 दिन का समय होता है कि आपको 3 दिन में, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक मींस से FIR दर्ज करा दी है, ठीक है, अब FIR दर्ज इलेक्ट्रॉनिक मींस से दर्ज होने के विदिन 3 डेज के अंदर आपको सिग्नेचर करके वेरीफाई करना है, तब पुलिस उस पर एक्शन लेना शुरू करती है, ठीक है। प्रीलिमिनरी जो एक्शन है वो तो पुलिस ले लेती है, लेकिन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में उतरने के लिए वो आपके सिग्नेचर की उसमें आवश्यकता होती है। आप 3 दिन के अंदर उसमें सिग्नेचर करो और फिर वो पुलिस प्रॉपर उसमें जो है अपना रोल प्ले करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये हो गई कि FIR कैसे कैसे आप दर्ज करा सकते हो। अब आती है आपकी बात कि FIR की जो एविडेंशरी वैल्यू है, क्या FIR की एविडेंटरी वैल्यू है, क्या है या नहीं, तो इस पर भी एक चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए FIR की, अगर मैं आपसे कहूं कि FIR इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस FIR नहीं है। सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस वो होता है जिस पर सोलली पूर्णतः कोर्ट उस पर किसी व्यक्ति को कन्विक्ट कर सकती है और ऐसा एविडेंस क्रॉस एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट में होता है और ये ऑन ओथ होता है, ठीक
ठीक है। ऑन ओथ ऐसा स्टेटमेंट दर्ज होता है, ये क्रॉस एग्जामिनेशन का सब्जेक्ट होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन इस पे कर सकते हैं और कोर्ट सोली इस पर कन्विक्शन भी कर सकती है। इसे कहते हैं सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। तो एफआईआर इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, ठीक है। ये आपका एक केस है, उस पर भी बताया गया है, हसीब बनाम स्टेट ऑफ बिहार में, ठीक है। और ये एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, इसका केवल दो ही उपयोग है, ये एज अ कोरोबोरेशन और एज अ कंट्राडिक्शन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कोरोबोरेशन एंड कंट्राडिक्शन भी आप केवल उन्हीं का कर पाओगे जिनका कि जो भी आपका इन्फॉर्मेंट है। मतलब जैसे कि मैं हूं, मैंने एफआईआर दर्ज कराई है, तो आप अगर क्रॉस करोगे तो मेरा ही करोगे ना, किसी और व्यक्ति का आप कैसे क्रॉस कर लोगे, क्योंकि उसके द्वारा तो वो चीज लिखवाई नहीं गई है। जो भी एफआईआर का वर्जन है, जैसे कि मैं एक लॉयर भी हूं, मैं प्रैक्टिस भी करता हूं, ठीक है। तो मैं ये देखता हूं कि एफआईआर पर जो कॉन्ट्राडिक्शन या कोरोबोरेशन होता है वो केवल उसी व्यक्ति का होता है जिसने वो एफआईआर दर्ज कराई है, जिसका वो वर्जन है, जिसने वो लिखवाया है। तो एफआईआर इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। और एफआईआर के केवल दो पर्पस है, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कोरोबोरेशन, और वो भी केवल उस व्यक्ति का जिसने की एफआईआर दर्ज कराई है, मीन्स इन्फॉर्मेंट, या आप उसे कंप्लेनेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि एडिशनल एफआईआर का, आपका एडिशनल यूज एफआईआर का क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए एडिशनल एफआईआर का यूज क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात आपका कि किसी व्यक्ति का मोटिव और कंडक्ट, उससे मोटिव और कंडक्ट भी उससे जाना जा सकता है, ठीक है। ये एक कन्फेशनल स्टेटमेंट के तौर पर भी यूज होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अब जरूरी थोड़ी ना है कि इन्फॉर्मेंट केवल विक्टिम हो या इन्फॉर्मेंट केवल कोई अन्य व्यक्ति हो, एक्यूज्ड भी इन्फॉर्मेंट होता है। जैसे कि आप देखते हैं अभियुक्त ने किसी व्यक्ति की गर्दन को स्लिट किया, काटा और खुद थाने पर पहुंच गया लेकर उसकी खोपड़ी, कहता है सर ये मेरे फला फला इनसे मेरे रिलेशन है और मैंने इनका अभी जस्ट मैंने इनकी खोपड़ी अलग करी है, बॉडी से स्लिट किया है, ठीक है, और ये आपके सामने, कृपया करके आप मुझे अरेस्ट करें। तो अरेस्ट करने का प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर क्रिमिनल लॉ में हर चीज का प्रोसीजर है। पुलिस वहां पर उस व्यक्ति की बात को दर्ज करेगी, ठीक है, और फिर जो भी प्रोसीजर है उसको अरेस्ट करने के बाद उसका मेडिकल जो भी प्रोडक्शन बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, रिमांड, पुलिस रिमांड, जुडिशियल रिमांड, बेल, जो भी सब कुछ बात की बात है, ठीक है। तो ये एक कन्फेशनल भी है क्योंकि उसने वहां पे कन्फेस किया है कि सर मैंने मर्डर किया है, ये है मेरी जो भी रिलेशन लगता है उसकी खोपड़ी है, मैंने ही अभी जस्ट ये मर्डर किया और मैं आपके सामने हाजिर हूं, मैं सरेंडर कर रहा हूं, ठीक है, सरेंडर कर रही है, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि पुलिस किसी व्यक्ति को कोर्ट के सामने कैसे कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो बाई थ्रू अरेस्ट वारंट, जिसे कहते हैं ब्रॉट विद, किसी व्यक्ति को ब्रॉट करके लाना, ठीक है, तो थ्रू अरेस्ट वारंट, विदाउट वारंट अरेस्ट और थ्रू सरेंडर, ठीक है। तो ये एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है, ये एक डाइंग डिक्लेरेशन है। जैसे कि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, उसने जो है एफआईआर दर्ज कराई है खुद ही और वो एडमिट हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, तो ये डाइंग डिक्लेरेशन का काम भी करेगी, ये कन्फेशनल स्टेटमेंट का भी काम करेगी, ठीक है, रिफ्रेशिंग मेमोरी का भी काम करेगी। जो आपका कंप्लेनेंट है, इन्फॉर्मेंट है, यदि वो गया है, ठीक है, वो गया है और उसने एफआईआर दर्ज कराई है, फिर उसका क्रॉस हो रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कॉन्ट्राडिक्शन और कोरैबोरेशन दोनों में काम आएगी, तो वो अपनी रिफ्रेशिंग मेमोरी, जैसे कि हम अगर बीएस एविडेंस की बात करें तो सेक्शन 159 एविडेंस में आपकी रिफ्रेशिंग मेमोरी का प्रोविजन दिया हुआ था, जो कि अब बीएसए में है। किस सेक्शन में मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपका एफआईआर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब क्या एफआईआर को रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी है? वेदर इट इज मैंडेटरी टू गेट द एफआईआर रजिस्टर्ड बाय द पुलिस ऑफिशियल्स, तो मैं आपको बताते चलूं, यस इट इज वेरी मैंडेटरी फॉर द पुलिस ऑफिशियल्स टू रजिस्टर द एफआईआर एज द इन्फॉर्मेंट कम टू द पुलिस स्टेशन और एज इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अदरवाइज। अगर इंफॉर्मेशन अदरवाइज भी रिसीव हो रही है या किसी इंफॉर्मेंट के थ्रू रिसीव हो रही है, तो आपका कर्तव्य वहां पर ट्रायल कोर्ट बन जाना नहीं है। आप वहां पर एविडेंस को वेटेज नहीं करोगे बैठ के, ना ही आप उसकी क्रेडिबिलिटी और ना ही आप उसकी जिसे कहते हैं कि रीजनेबलनेस पता करोगे, कितनी रीजनेबल इंफॉर्मेशन है, क्या क्रेडिबल है या नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दे रहा है सामने आकर कि सर कृपया करके मेरी इंफॉर्मेशन दर्ज करिए, ये संज्ञेय अपराध घटित हुआ है, मैं आपको इन्फॉर्म करने आया हूं, तो वहां पर पुलिस का ये काम बनता है कि पुलिस वहां पर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तत्काल दर्ज करेगी और इसमें किसी प्रकार की भी वो कोई भी हीला हवाली या मना नहीं कर सकती,
ठीक है। जैसे कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट केस है ललिता कुमारी बनाम गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये 2013 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। इसमें कहा गया है कि पुलिस को आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज पुलिस नहीं कर सकती अपनी पावर का, और ये पुलिस के लिए मैंडेटरी है कि पुलिस जैसे ही उसको इन्फॉर्मेशन मिले रिगार्डिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस, जैसे इन्फॉर्मेंट इन्फॉर्मेशन लेके आता है, पुलिस का कर्तव्य है कि पुलिस एफआईआर तत्काल उसमें दर्ज करेगी, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। और देखिए इसके पीछे कारण ये भी है कि आप फॉल्सहुड ऑफ एफआईआर से बच जाएंगे, ठीक है। मतलब यदि मैं पुलिस स्टेशन गया हूं और मुझे अपनी बात कहनी है और मुझे एफआईआर दर्ज करानी, तो पुलिस का कर्तव्य है कि पुलिस मेरी एफआईआर वहां पर कॉग्निजेबल ऑफेंस से जुड़ी हुई एफआईआर वहां पर दर्ज करे, जिससे कि फॉल्सहुड रुक सकता है। जो एफआईआर आप बाद में दर्ज करोगे, आप मेरे सामने आप तत्काल दर्ज करिए, बिल्कुल भी डिनाई मत करिए, क्योंकि बाद में हो सकता है कि स्थिति बदल जाए, सर्कमस्टांसेस बदल जाएं और मेरी एफआईआर का वर्जन भी बहुत कुछ बदल दिया जाए, ठीक है, जोर जबरदस्ती दबाव के कारण, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है कि एफआईआर तो दर्ज हो गई। अब यहां पर एक जगह पुलिस को अभी बीएनएसएस में करंट में सेक्शन 173 सब सेक्शन 3 में पुलिस को एक जगह डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दी गई है कि वो पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करे और फिर उसके बाद लगे कि हाँ हमें आगे बढ़ना है तो एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन आगे अपना फॉरवर्ड करे। सेक्शन 173 सब सेक्शन 3 में आपका ये बताया गया है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर होता है जिसकी सजा 3 साल से ज़्यादा लेकिन 7 साल से कम तक की है, मतलब 3 to 7 ईयर्स की उसमें पनिशमेंट है और वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो इस केस में पुलिस के पास डिस्क्रिशन है कि वो डीएसपी साहब की परमिशन, मतलब डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की परमिशन लेकर वो एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगी जिसकी अवधि मैक्सिमम 14 डेज की होगी। 14 डेज में उस इंक्वायरी को फिनिश करना होगा और उसके बाद उनको अपनी रिपोर्ट लगानी है कि हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे या इन्वेस्टिगेशन इसमें नहीं करेंगे। तो यहां पर एक डिस्क्रिप्शन दे दी गई है कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी, जिसकी पनिशमेंट मैक्सिमम 3 ईयर से स्टार्ट है लेकिन 7 ईयर से ज्यादा की नहीं है, 3 साल से कम ना हो, 7 साल से ज्यादा ना हो, और ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। इसमें पुलिस प्रीलिमिनरी इंक्वायरी या प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने की डिस्क्रिप्शन रखती है, चाहे तो करे चाहे तो ना करे। यदि करना है तो उसको डीएसपी साहब की परमिशन लेनी पड़ेगी और यदि नहीं करना है तो किसी की परमिशन नहीं, आप डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन की तरफ प्रोसीड करें, ठीक है। अब ये बात हो गई। अब एफआईआर दर्ज हो तो गई, एफआईआर दर्ज होने के बाद कॉपी किसको किसको मिलती है, एफआईआर की कॉपी किसको किसको दी जाएगी। तो एफआईआर की कॉपी सबसे पहले एफआईआर करता मतलब कंप्लेनेंट को, इन्फॉर्मेंट को, उसको दी जाएगी। उसके बाद आपकी दूसरी कॉपी जो है वो एसपी साहब को जाएगी। तीसरी कॉपी आपकी जो है वो जुडिशनल मैजिस्ट्रेट मतलब जुरिस्डिक्शनल कोर्ट को जाती है और चौथी कॉपी आपकी पुलिस स्टेशन में ही रह जाती है। तो ये 4 कॉपियां आपकी हो गई जो कि आपकी कॉपी इतनी भेजी जाती है, ठीक है। अब देखिए क्या बात है कि एफआईआर जब हो गई तो उसके बाद पुलिस का एक ही काम बनता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, अरेस्ट करे और सर्च करे, सीज करे। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इसमें, आपके 161 का बयान, मेडिकल, तमाम चीज़ें होती हैं, फॉरेंसिक, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो क्या देखिए ये कहीं भी नहीं लिखा है कि एफआईआर दर्ज करना और अरेस्ट करना दोनों मैंडेटरी है। नो, एफआईआर दर्ज करना तो मैंडेटरी है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, लेकिन किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना नॉट मैंडेटरी। वहां पर पुलिस को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दी गई है कि पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करेगी यदि उसे लगता है अरेस्ट करने का, नहीं करेगी तो ये कहीं भी नहीं लिखा है कि आप उसे हर हाल में अरेस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये लिखा हुआ है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आप किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिखा है कि आप उसको हर हालत में अरेस्ट करेंगे ही, ठीक है। एक पावर दी गई कि यदि आपको इन्वेस्टिगेशन में लगता है कि इसी व्यक्ति के द्वारा ऑफेंस किया गया है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस उसी व्यक्ति के द्वारा हुआ है, तो आप तुरंत अरेस्ट करिए। यहां पर एक डिस्क्रिप्शन है कि पुलिस जो है नोटिस ऑफ अपीयरेंस, जैसे कि सेक्शन 41A हमारा सीआरपीसी में था, ये नोटिस ऑफ अपीयरेंस था। इसमें पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस में यदि उसको लगता था कि इस व्यक्ति के द्वारा ये ऑफेंस किया गया नहीं है लेकिन उसके नाम रजिस्टर्ड, उसके अपोजिट एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है उसके नाम से, तो पुलिस करती क्या थी कि उसमें एक नोटिस इशू करती थी उस व्यक्ति को और कहती थी कि देखो जब तक आप हमें सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, हमारी इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट कर रहे हो, आप पुलिस स्टेशन पे आते हो बुलाने पे और जो भी सवाल जवाब देते हो सवालों का जवाब, तब तक आपको हम कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप किसी भी तरह की हीला हवाली करते हो या हमें कोई ठोस एविडेंस आपके खिलाफ मिलता है
तो हम आपको विदाउट वारंट अरेस्ट उठा लेंगे। तो यहाँ पर एक नोटिस ऑफ अपीयरेंस, एक बहुत बड़ा डिस्क्रिशनरी पावर जो पुलिस को अब भी दी गई है, वो अब भी बीएनएसएस में उनके पास है। ठीक है, अब देखिए, क्या ये आवश्यक है कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एफआईआर दर्ज की ही जाए? क्या ये ज़रूरत है कि इन्वेस्टिगेशन अगर करना हो तो एफआईआर दर्ज पहले हो तभी इन्वेस्टिगेशन हो? तो बिल्कुल भी ऐसा आवश्यक नहीं है। देखिए, अब जैसे कि विदाउट एफआईआर दर्ज करे भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रुक्का, अब ये आप बताओ कि क्या इसमें कोई भी एफआईआर दर्ज की गई थी? जी नहीं, लेकिन पुलिस ने एक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी। वो स्पॉट पर पहुंची थी, उन्होंने विटनेस का स्टेटमेंट लिया था और स्टेटमेंट की कॉपी दी थी और एक पुलिस स्टेशन को कॉपी दी थी और फिर वहां पर इन्फॉर्मेंट गया था, उसने एफआईआर दर्ज कराई थी और फिर चीज़ें आगे बढ़ी थी। तो क्या ये ज़रूरी है कि एफआईआर दर्ज हो तभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो? इट इज़ नॉट मैंडेटरी। देखिए, अब क्या है कि कभी कभी होता है कि पुलिस क्या करती है, पुलिस को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती जो कि क्रिप्टिक होती है। जैसे किसी व्यक्ति ने फ़ोन के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ पर मर्डर हो गया है, यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है, केवल पुलिस को परेशान करने के लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई। इसे कहते हैं क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति दौड़ते हुए जाए और पुलिस ऑफिसर से कह के निकल जाए कि वहाँ पर मर्डर हुआ है, ठीक है, या फ़ोन पर किसी ने बोल दिया कि सर पर्टिकुलर जगह पे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर दिया है। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन टोटली क्रिप्टिक है। मतलब यहाँ पर ना इन्फॉर्मेंट ने अपना नाम बताया, ना उसने ये बताया कि किसने किसको गोली मारी है, ना उसने ये बताया अपराध कितने बजे हुआ है, ना उसने ये बताया, ठीक है, कि किस तरीके से मारा गया है, गोली मारी गई है, तलवार से मारा गया है, चाकू से मारा गया है। ठीक है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आधी अधूरी है, तो इसे क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं। आधी अधूरी जानकारी को हम क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो ऐसे केस में पुलिस को ये ज़रूरी नहीं है कि पुलिस इस केस में तुरंत एफआईआर दर्ज करे और इन्वेस्टिगेशन करे। इन केसेस में पुलिस पहले इन्वेस्टिगेशन करती है, एक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकती है और उसके बाद जो बात की सत्यता है उसको जानते हुए फिर एफआईआर दर्ज करती है और आगे बढ़ सकती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आज का मैं यहीं तक रखता हूँ। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो वो भी ठीक नहीं है। कल मैं जो आपके साथ ये एफआईआर की बातें आगे बढ़ाऊंगा, इसमें मैं 0 एफआईआर, एंटी टाइम्ड एफआईआर, ठीक है, और आपका डिले इन लॉजिंग एफआईआर, ये सब चीज़ें हैं, इस पर भी मैं कल आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा। तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन रहिएगा। कल भी आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि कल का वीडियो और भी रिलेवेंट होने वाला है। ये भी वीडियो बहुत रिलेवेंट है। मैं इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग एफआईआर, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में जो भी आपसे बातें कही हैं इसको आप विदाउट स्किप किए बिना ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आपके कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आपसे कल फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार। यदि मेरी बातें आपको समझ में आ रही हो, चीज़ें अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। ये चैनल आपकी मदद के लिए, हेल्प के लिए है। ठीक है, जो भी हेल्प मुझसे हो पाएगी मैं वो आपकी हेल्प ज़रूर करूंगा। और जो मैंने आपसे वादा किया था प्रीवियस पेपर्स का, वो मैं बहुत ही जल्दी अपलोड कर दिया हूं और आगे भी अपलोड करता रहूंगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको ये सारे चीज़ें मिल जाएंगी। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।